नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है और अभिनंदन है। हमारी जो राजस्थान की ये सीरीज टारगेट 500 क्वेश्चन वाली लगातार जारी है। यह हमारा छठा वीडियो है, छठे लेक्चर है, जिसके अंदर लगातार हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। टारगेट वो 500 क्वेश्चन हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, जो कि आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली है उन सब के अंदर पूछे जाएंगे। हम इस क्वेश्चन के साथ में उनकी व्याख्या, डिटेल से व्याख्या भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में अगर व्याख्या अगर बढ़िया ढंग से हो तो फिर उसके साथ में जितने भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप सरल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप देखते रहिएगा। इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए, लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा और आपकी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ में आपका ज्यादा टाइम खराब न करते हुए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और जरूर आप बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको इस लेक्चर के अंदर कौन सा सवाल आपको सबसे बेस्ट लगा या कौन सा क्वेश्चन आपको, उसके बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो तो भी आप दे सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी गया है। और इस क्वेश्चन की जो व्याख्या हम करने वाले हैं, व्याख्या से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। हालांकि एक सेम क्वेश्चन भी बना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसकी जो व्याख्या हम देखने वाले हैं उस व्याख्या से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखिए, 56 बेसिन जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? क्या वो बांसवाड़ा जिला है, या फिर वो पाली जिला है, या फिर वो अलवर जिला है, या फिर वो टोंक जिला है? इस प्रश्न का हिसाब से देखा जाए तो इस प्रश्न का तो उत्तर बांसवाड़ा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका आंसर एकदम सही है, आप सबको पता भी होगा 56 बेसिन। अब इस प्रश्न को देखने के लिए हमें कुछ, आपको इधर आइएगा और हमें जानकारी लेनी होगी। सबने ये सुना हुआ होगा कि राजस्थान के अंदर एक माही नदी बहती है, उस माही नदी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और इस क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले माही नदी, माही नदी राजस्थान में, यह राजस्थान की तो नदी है। और आपको बता दें, माही नदी जो उद्गम स्थल है महंद झील, ये इसका उद्गम स्थल है, जो कि कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्गम स्थल है, जो कि महंद झील से निकलती है। राजस्थान के अंदर ये कहां पर प्रवेश करते हैं? राजस्थान में प्रवेश, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां पर करते हैं? तो खांदू गांव, ध्यान रखना, खांदू गांव। और खांदू गांव कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। ध्यान रखना, ये इसी प्रश्न को, हम इस प्रश्न तक पहुंचने के लिए हम माही नदी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस प्रश्न का पूरा डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। आगे कभी भविष्य में अगर कभी आगामी कोई परीक्षा के अंदर इससे संबंधित कोई प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक तो माही नदी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और माही परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसकी भी पूरी जानकारी इसी क्वेश्चन के अंदर ले लेते हैं। देखिए, माही नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा के अंदर करती है। और ये लगातार राजस्थान के, एक तो बांसवाड़ा, ध्यान रखना, बांसवाड़ा के अंदर एक कौन सा है? डूंगरपुर। और कौन सा है? एक है प्रतापगढ़। इन 3 जिलों के अंदर तो ये नदी चलती है। उसके अलावा आपको एक बात बतानी होगी कि इसके नदी के ऊपर, कल हमने जैसे चंबल नदी के बारे में कल बताया था, मैंने एक क्वेश्चन आ गया था, तो उसके बारे में उस पर तो 4 बांध बना रखे और इस पे भी 3 बांध बने हुए, एक छोटा, एक टीकप बांध बना हुआ है, एक कडाना वाटर बैग भी बना हुआ है। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर भी 4 हैं और चारों का नाम ध्यान होना चाहिए। एक तो आपके गांधी सागर बांध है ना, कडाना बैग, गांधी सागर तो चंबल नदी पर बना हुआ है। देखिए, एक तो बना हुआ है कौन सा? कडाना बांध भाई, ठीक है ना, कडाना बांध। और ये कहां पर बना हुआ है? ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। एक कडाना वाटर बैंक बना हुआ है, और ये कहां पर बना हुआ है? ये डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा एक इसके ऊपर बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। ये कहां पर बना हुआ है?
तो ये बना हुआ है आपके बांसवाड़ा के अंदर। और उसके अलावा एक बना हुआ है जो सबसे बड़ा है, वो है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। और ये बना हुआ है कहां पर? ये बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर। देखिए, हम बहुउद्देशीय परियोजना और नदी दोनों की साथ में ही जानकारी ले रहे हैं, इसीलिए मैं साथ में बता रहा हूं, ठीक है ना। इसी नदी के ऊपर ये 4 बांध भी बनाए हुए हैं, माही नदी के ऊपर। अब देखिए, माही नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश तो मैंने बता दिया आपको, खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए, मैं यहां पर बता देता हूं, यहां से ये प्रवेश होता है, एमपी से स्टार्ट हो रही है नदी, फिर ये बांसवाड़ा का अंदर ये खांडू गांव, ठीक है। फिर खांडू गांव होते हुए ये प्रतापगढ़ से होते हुए वापस ऐसे निकल जाती हैं, और यहां पर ये मिल जाती है खंबात की खाड़ी में वापस से निकल जाती हैं। और इसी के अंदर देख लीजिएगा, यहां पर आपके ऐसे जिला बना रखा है, ठीक है। ये तो हो गया बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और ये हो गया डूंगरपुर। अब देखिए, इसके अंदर हुआ ऐसे, अब देखिए बांसवाड़ा से ही इसके अंदर 2 नदियां, देखिए बांसवाड़ा से एक तो चाप नदी आके मिल रही है, जो कि डूंगरपुर के अंदर जाके मिलेगी। ये तो सीमा है इसकी, ठीक है ना। ये नदी यहां से आती हुई ऐसे आ रही है, ठीक है, ये वाली ये नदी ऐसे आ रही है। अब देखिए, एक नदी तो आपके ये यहां पर से चाप मिल रही है डूंगरपुर में जाकर, ये चाप भी मिल रही है, और ये कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन मिल कहां रही है? डूंगरपुर के अंदर जाकर मिल रही है, बांसवाड़ा, ठीक है। और एक अनास मिल रही है, और अनास ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश से मिल रही है, कहां से? डूंगरपुर में मिलेगी। उसके अलावा प्रतापगढ़ से एक आती है ईरू, एक झाखम आती है प्रतापगढ़ से, जो कि डूंगरपुर के अंदर जाके मिल रही है, और ये यहां पर मिलती है। और एक सोम आती है, जो कि आपके कहां से आ रही है? उदयपुर से आ रही है। एक झाकम आ रही है इधर से, और एक डूंगरपुर से और आती है, जिसका नाम है मोरेन, ठीक है ना। ये डूंगरपुर से, और यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जिसका नाम है त्रिवेणी संगम बनाती है। देखिए, त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कि बांसवाड़ा का जो नवाटापुरा गांव है, नवाटापुरा, यहां पर ये बनाती है बेणेश्वर धाम, है ना, नवाटापुरा बेणेश्वर धाम। यहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, एक तो सोम, एक माही, एक झाकम ये प्रतापगढ़ वाली है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें। अब देखिए, इसकी सहायक नदियां है ना, सहायक नदियां मैं यहां पर लिख रहा हूं। सहायक नदी किसकी? माही नदी की सहायक एक तो ईरू हो गई, जो कि प्रतापगढ़ से वहां से आकर मिल रही है, एक हो गई मोरेल, ये डूंगरपुर वाली है, और एक हो गई आपके सोम, जो कि, और इसी के ऊपर सोम नदी, जो कि उदयपुर से आ रही है ना, इसी के ऊपर सोम कागदर परियोजना भी चल रही है। और एक आपके बताया होगा, एक आ रही है झाकम, जो कि प्रतापगढ़ से आ रही है, और ईरू हो गई, झाकम हो गई, एक चाप है, और एक अनास है, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। तो ये इनकी सहायक नदियां है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इनकी सहायक नदियां हैं। देखिए, 2 नदियां तो आती हैं प्रतापगढ़ से इसमें, एक तो एरो, एक झाकम, एक मध्य प्रदेश से अनास आके मिल रही है, जो कि डूंगरपुर में आगे जाके मिल जाएगी, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर ही एक सोम, एक झाकम और एक माही, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम, जिसको बेणेश्वर धाम के अंदर, जहां पर मेला भी लगता है, जो कि आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा मेला लगता है, और यहां पर लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो और उसके बाद में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है वापस। और इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं, इसके ऊपर, वो बांध एक तो यहां पर बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, एक तो यहां पर बना हुआ है, एक आगे थोड़ा सा आगे यहां पर बना हुआ है। उसके अलावा एक यहां कडाना वाटर बैंक बना हुआ है, जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर है, और एक यहां पर कडाना बांध है, माई सागर, और एक है कागदी पिकअप बांध, और एक कडाना वाटर बैंक, और एक है कडाना बांध, जो कि गुजरात में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 4 बांध बने हुए हैं, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कर्क रेखा से 2 बार काटती है, क्योंकि यहां पर कर्क रेखा भी है भाई, ये बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर में होते हुए ऐसे निकल रही है ना, तो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वांगड़ की गंगा, वांगड़ की मरु गंगा और आदिवासियों की गंगा उसके उपनाम भी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर से वापस पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर ये निकल जाती है। उसके अलावा ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको बता दिया गया है इनकी सहायक नदियां में इरू, मोरेन, सोम, झाकम, चाप, अनास है। त्रिवेणी संगम, नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम जहां पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जहां पर बेणेश्वर धाम पर, ठीक है ना, ये आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। उसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। उसके अलावा 2 इस पे और है। यहां पर ये जो नदी है, इस नदी पर 2 चीजें बन रही है। उदयपुर के अंदर सोम कागज परियोजना चल रही है, जबकि डूंगरपुर के अंदर सोम कमला अंबा परियोजना भी चल रही है। यह भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। उसके अलावा जो माई परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है। गुजरात का इसमें हिस्सेदारी 55%, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी हिस्सेदारी 45% है। इसके ऊपर लगभग 140 मेगावाट लाइट उत्पादित हो रही है, जो कि पूरी की पूरी राजस्थान यूज कर रहा है। गुजरात इसमें से कुछ भी नहीं बनाया हुआ, लाइट नहीं बना रहा है और या फिर लाइट उसका यूज नहीं कर रहा है। यह था आपके माही नदी के बारे में। तो मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की है, अब आपको बड़ा बड़ा आइडिया हो गया होगा। तो आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो इसकी सहायक नदी जरूर याद रखें। बांधों का क्रम पूछा जाता है, जो कि यहां से आप पता लगा सकते हैं। इसमें ये चाप और अनाज इधर से आ रही है, बाकी एरो आ रही है, झाकम आ रही है, सोम आ रही है और मोयन आ रही है, ये सब ऊपर से आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा बड़ा आइडिया होना चाहिए। और मध्य प्रदेश और सोम, मध्य प्रदेश से तो ये आ रही है, निकल रही है, जबकि खंबात की खाड़ी में ये गिर रही है। राजस्थान के खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सॉरी, एक यही बताना मैं भूल गया, जो इसी माही नदियों का, जो माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी का जो आगे नदी नाले हैं, जो 56 गांव हैं आगे जो माही नदी के क्षेत्र में आते हैं, उन्हीं 56 गांव के नदी नाले के समूह को ही 56 बेसिन कहा जाता है, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है भाई। और यही आपको बताना था इस प्रश्न के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अक्सर इस प्रश्न में से कई बार सवाल आ चुका है और आता भी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्या वो जयपुर नहीं था, क्या नीमच नहीं था, या फिर आउवा नहीं था, या फिर अजमेर नहीं था? तो इस प्रश्न का तो आंसर ए ऑप्शन एकदम सही है। उस समय जयपुर नहीं था भाई, नीमच था, आउवा था, अजमेर से ब्यावर था, है ना। तो ये सब थे। अब देखिए, राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति लगभग 1803 के अंदर जब भरतपुर और अलवर की सबसे पहले हो गई थी सहायक संध्या, फिर 1823 के अंदर सबसे लास्ट में जब सिरोही की सहायक संध्या हो गई थी। उसके बाद में जब हमारा चार्ल्स मेटकॉप के सहयोग से, जबकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर मेलकम के सहयोग से यह संध्या की गई थी लगातार। फिर इसके अंदर जो पहला व्यक्ति आया था एजीजी बनकर राजस्थान के अंदर जो पहला एजीजी बनकर आया था वो मिस्टर क्या नाम है, मिस्टर लोकेट है ना, मिस्टर लोकेट या अब्राहम लोकेट राजस्थान का। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि 1945 से पहले 1845 से पहले आपके जो मुख्यालय था एजीजी का वो आपके कहां होता था, अजमेर होता था। लेकिन 1845 के बाद में माउंट आबू कर दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू जो कि सिरोही के अंदर है, ये भी ध्यान रखना का। और फिर 1864 के बाद में वापस से अजमेर और माउंट आबू सिरोही वाला दोनों को कर दिया गया, ठीक है, 6 महीने के लिए कर दिया गया। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो पहले राजस्थान के प्रथम जो एजीजी बन के आए थे वो तो थे मिस्टर, या फिर आप ध्यान रख सकते हो अब्राहम लोकेट, है ना, मिस्टर लोकेट, है ना, हाँ, मिस्टर लोकेट आप ध्यान रख सकते हैं। और लेकिन जब राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय थे, 1857 की क्रांति के समय कौन थे एजीजी, तो आप बता सकते हो सर पैट्रिक लॉरेंस, है ना,
सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति है उसके केंद्र कितने थे? तो 6 केंद्र थे। कौन कौन से? एक तो आपके नसीराबाद, एक नीमच जो वर्तमान में कहां पर है? एमपी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देवली था, देवली टोक वाला है भाई। उसके अलावा ब्यावर था, ब्यावर। उसके अलावा खेरवाड़ा, ठीक है। उसके अलावा एक कौन सा था? 1 2 3 4 5 और एक और कौन सा था भाई? कौन सा बच गया? ब्यावर हो गया, खेरवाड़ा हो गया, नीमच हो गया, देवली हो गया, एक एरिनपुरा था। तो ये 6 थे, जिसके अंदर से ये दोनों, ये और ये वाला ने भाग भी नहीं लिया था, इस क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। सर पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लोकेट जो कि पहले, और ध्यान रखना केंद्र 6 जगह था। और राजस्थान की जो सबसे शक्तिशाली अगर माना जाए कौन सी थी? तो नसीराबाद थी। नसीराबाद से देखिए 28 मई 1857 को यह क्रांति का स्टार्ट हो जाती है। और यहां से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, इन्फेंट्री ने इस क्रांति को स्टार्ट किया था। यह भी आप ध्यान रखें, नसीराबाद से ही इस क्रांति की राजस्थान के अंदर से शुरुआत होती है, तो ठीक है ना। उसके अलावा न्यूबरी और एक था, क्या नाम था उसका? स्पोर्टिस वुड। न्यूबरी और स्पोर्टी वुड को यहां पर क्रांतिकारी ने उनको मार दिया था। उसके अलावा एक पेनी नाम का और था अधिकारी, उसको हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 और थे, एक लॉक और एक हार्डी, जो कि इस क्रांति के अंदर जो कि नसीराबाद वाली में घायल हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। क्रांति कहां से स्टार्ट हो रही है? नसीराबाद से स्टार्ट हो रही है। 1857 की क्रांति राजस्थान से, नसीराबाद से स्टार्ट हो रही है। और उसके अलावा जो सब अलग अलग क्षेत्रों के एजीजी भी बना रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट भी बना रखे थे। जैसे राजस्थान के जो मेवाड़ वाला थे वो कैप्टन सावर्स था भाई, मैकमोसन जो कि अपने जोधपुर से थे। तो ये सब का अलग अलग बना रखा था। ईडन जयपुर से थे, है ना। तो ये सब का अलग अलग बना रखा था एजीजी, या फिर पॉलिटिकल एजेंट बना रखा था, एजीजी मैन था। उसके अलावा राजस्थान के अंदर नीमच, आउवा के ठाकुर के कुशाल सिंह चपावत यहां से नेतृत्व किया था। फिर बाद में क्योंकि एरिनपुरा वाले ने इनका, एरिनपुरा वाला का साथ दिया था किसने? आउवा के ठाकुर ने, फिर बाद में ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। देखिए, क्या संक्रिय नृत्य है, या फिर घुड़ला नृत्य है, या फिर पनियारी नृत्य है, या फिर वालर नृत्य है? तो ये कौन सा नृत्य होगा? वालर नृत्य होगा, क्योंकि ये संकरिया और पनियारी दोनों युगल नृत्य हैं। और ये कालबेलिया का नृत्य है भी, कालबेलिया जाति का ये नृत्य है। जबकि घुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है। सातल देव की याद में किया जाता है, क्योंकि घुड़ला खां को इन्होंने मारा था एक युद्ध में, और उसके याद में ये मनाया जाता है मारवाड़ के अंदर, ठीक है। जबकि वालर नृत्य आपके बिना वाद्य यंत्र का गरासियों का है। उसके अलावा और कौन से गरासियों के? तो ध्यान रखिए, गरासिया जनजाति के और कौन से हैं? तो देखिए, वालर है एक, तो एक मांदल है, एक कूद है, एक लूर है, और कौन से? एक जवारा है, और भी कोई है? कूद है, वालर है, मांदल है, कूद है, लूर है, जवारा है, और ये तो आप याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ग्रासियों का है। उसके अलावा ये संकरिया पनियारी, ये तो कालबेलियों का है, घुड़ला जोधपुर का है। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, कछवा वंश की, देखिए कछवा राजवंश के संस्थापक थे। कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? क्या दूल्हे राय थे, या फिर भारमल थे, या फिर जयसिंह थे, या फिर कोकिल देव थे? इस प्रश्न का सही आंसर दूल्हे राय सही था, क्योंकि आप सबको पता होगा ये कछवा वंश जो कि जयपुर के अंदर, जयपुर रियासत का ये संबंधित है। जयपुर रियासत पर ही कछवाओं ने क्या किया था? राज किया था। अब देखिए, सबसे पहले इनको राम का वंशज भी माना जाता है कछवाओं को। उसके अलावा रघुवंश तिलक भी इनको कहा जाता है। सबसे पहले जो कछवा वंश का है ना,
तो वो सबसे पहले इन्होंने कछवा वंश का संस्थापक दुलेराय है। ये दुलेराय 1137 ईस्वी के अंदर कहां से, नरवर कहां से, कहां पर पड़ता है, एमपी के अंदर, वहां से आता है। और ये कहां पर आते हैं, और आपके दौसा के अंदर बड़ गुजरों को ये हराकर दौसा को अपनी राजधानी बना देते हैं। क्या बना देते थे, राजधानी बना देते हैं, बड़ गुजरों को हराकर, बड़ गुजरों को हराकर, और गुजरों को हराकर इन्होंने राजधानी बना दी। ये कछवा वंश की प्रथम राजधानी भी है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा इन्हें जो ये दुलेराय है, जो दुलेराय है, इन्होंने और क्या किया, दुलेराय ने एक तो आपके रामगढ़ के अंदर, जो रामगढ़ है, कौन सा वाला, जो रामगढ़ के अंदर मीणाओं को युद्ध किया फिर इन्होंने, और यहां मीणाओं से युद्ध भी किया। और यहां पर एक जमुवाई माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तो ये भी ध्यान रखना। और यहां पर इनके ये कछवा वंश की रामगढ़ दूसरी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना। कछवा वंश की दूसरी राजधानी रामगढ़ बना था, और यहां पर जमुवाई माता का मंदिर भी दुलेराय नहीं बनाया था। उसके बाद में है वो कोकिल देव आ जाता है, कोकिल देव आते हैं। और कोकिल देव सबसे पहले आमेर के अंदर, ये कब आते हैं, 1207 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1207 ही है। आमेर के ऊपर मीणाओं का राज था, मीणाओं को हराकर यहां पर इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, जो कि तीसरी राजधानी बनी थी कछवा वंश की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कोकिल देव ने यह कि यहां पर अम्बेश्वर का मंदिर भी बनाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट यही है कि दुलेराय जो कि नरवर एमपी से 1137 के अंदर दुलेराय राजस्थान आते हैं, और राजस्थान के अंदर दौसा में बड़ गुजरों को हराकर वहां पर अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। उसके अलावा रामगढ़ के अंदर भी इन्होंने मीणाओं से युद्ध किया था। दूसरी राजधानी रामगढ़ बनी थी। जमुवाई माता का मंदिर भी ना आपके दुलेराय ने बनाया था, और जमुवाई माता जो कि कछवा वंश की देवी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा ये देखिए कोकिल देव, जो कि इन्हीं के बाद में ये वंशज आता है इनका, कोकिल देव जो कि जो आमेर की मीणाओं को हराकर आमेर को तीसरी राजधानी और अम्बेश्वर माता का मंदिर भी इन्होंने बनाया था। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, कछवा राजवंश के संस्थापक जो कि दुलेराय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये प्रश्न तो भाई पहले भी हो चुका है, और वापस कर लेते हैं। महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुए थे, और युद्धों का यहां दे रखा है, खातौली, बयाना और गागरोन वाला कब हुआ था, ये 1519 के अंदर, और ये वाला 1500 कब हुआ था, 1518, और ये वाला 1527। तो इस हिसाब से इनका युद्ध का क्रम होगा। ये बाबर और सांगा के मध्य, ये दोनों इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य लड़े गए थे। तो आपको ये कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, खातौली का युद्ध जो कि 1518 के अंदर, दो ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर तीसरा आ जाएगा गागरोन की लड़ाई, फिर आ गया बयाना का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य, जबकि दोनों ये युद्ध खातौली और गागरोन का युद्ध इब्राहिम लोदी के मध्य हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पिछले ही क्लास में हम बता के आए थे, ये क्वेश्चन बता देता, इसलिए हम ले रहे हैं आगे। अब देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए कुंडा प्रांत के प्रणेता कौन थे, क्या गोगोजी थे, क्या पाबूजी थे, या फिर राव अजित सिंह थे ना, या फिर राव मलिनाथ जी थे। इस प्रश्न का तो सही आंसर राव मलिनाथ जी थे, और मलिनाथ जी ने ही कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मलिनाथ जी कौन थे, तो देखिए मलिनाथ जी आपके जोधपुर के राठौड़ वंश के ये क्या थे, शासक थे। जोधपुर के राठौड़ वंश के, राठौड़ वंश जो कि कहां था, मारवाड़ में था, या फिर उस समय मारवाड़ या फिर जोधपुर बोल सकते हो, यहाँ के ये शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी मेवा नगर को बनाई थी, जो कि बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा के अंदर है ना, बाड़मेर के अंदर, और इनके मेवा नगर को बनाई थी। इन्होंने ही कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ये अपनी रानी रूपादे के प्रभाव में आकर या प्रभाव से इन्होंने क्या कर दिए थे, क्या बन गए थे, संत बन गए थे, या फिर
इन्होंने ये धारण कर लिया था, संत बन गए थे, मलिनाथ जी बन गए थे, ठीक है ना, संत बन गए थे। रूपा दे के प्रभाव में आकर राजधानी मेवानगर थी, राठौड़ वंश के ये शासक थे। उसके अलावा मलिनाथ जी का जो वर्तमान क्षेत्र है वो आपको ध्यान होगा मालानी के नाम से प्रसिद्ध है, मालानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है, बालोतरा के अंदर है भाई, ठीक है। बालोतरा के अंदर इनका प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा यहां पर मेला लगता है जो कि चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, ये आपको पता होना चाहिए, एकादशी तक ये मेला लगता है। यहां पर मलिनाथ जी राठौड़ राजवंश, राजधानी मेवानगर, कुंडापत की स्थापना, रूपा दे के प्रभाव में आकर इन्होंने ये वैरागी रूप धारण कर लिया था। और मालानी प्रदेश वर्तमान में ये कहलाता है ये क्षेत्र, और मंदिर इनका तिलवाड़ा बालोतरा में चैत्र कृष्ण एकादशी से लगाकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा गोगा जी ददरेवा चुरू के अंदर इनका जन्म होता है, ध्यान रखना। और इन्हीं को कहा जाता है सिरस मेड़ी, ठीक है। और आपको पता होगा एक है धूर मेड़ी, जिसको किसको कहता है, गोगा मेड़ी को बोलते हैं, ठीक है ना, गोगा मेड़ी को धूर मेड़ी बोलते हैं। और एक गोगा जी की ओल्डी जो कि खिलेरियों की ढाणी, यहां पर क्या है, यहां पर है गोगा जी की ओल्डी है। और ये कहां पर है, और ये है आपके सांचौर में है भैया, ठीक है ना। और उसके अलावा गोगा जी के अगर माता पिता की बात करें, जेवर सिंह पिता थे, बांचल दे इनकी माता का नाम, और मैमल देव उसकी पत्नी का नाम भी था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊंटों के देवता भी। और ये सर्प रक्षक देवता है भाई, सर्प रक्षक देवता, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। तो ठीक है ना, धूरमेड़ी और सिरसमेड़ी से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सिरसमेड़ी ददरेवा चुरू को कहा जाता है, जबकि धूरमेड़ी गोगा मेड़ी को कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। और गोगा जी की ओल्डी जो कि खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्प रक्षक देवता गोगा जी का सामना मोहम्मद गजनवी से होता, और गजनवी ने ही इसको जहार पीर की भी उपाधि दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाबूजी जिनका मंदिर कोलू गांव जो कि अभी पहले जोधपुर में था, अब फलोदी के अंदर आ गया है, कोलू पाबूजी है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना, कोलू गांव अभी फलोदी के अंदर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, प्रश्न है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो क्या जोगिया सारंगी है, या फिर सिंधी सारंगी है, या फिर जड़ी की सारंगी है, या फिर गुजरातरण सारंगी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जोगनिया सारंगी। ध्यान रखना, अलवर भरतपुर के जो जोगने हैं, जोगी या जोगियों द्वारा जो आपके बजाई जाती है सारंगी, वो जोगिया सारंगी के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं आज के एक नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाड़ौती का सुरंग कहा जाता है, और हाड़ौती का ये प्रसिद्ध मंदिर है जो कि कहां पर है आपको बताना है। हाड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्या रामदेव मेले को कहा जाता है, पर्वतसर मेले को कहा जाता है, या पुष्कर को कहा जाता है, या चंद्रभागा मेले को कहा जाता है? इस प्रश्न का तो आंसर सीधा डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, क्योंकि पर्वतसर नागौर के अंदर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, तो फिर चंद्रभागा मेला होगा। और ये आपके पड़ता है झालरा पाटन जो कि झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है। और ये मेला लगता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा या फिर अक्टूबर नवंबर को यह मेला आयोजित होता है। ये ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर में यह मेला लगता है
ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है, ये भी आप ध्यान रखना ना। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर कार्तिक माह के अंदर लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। और परबसन नागौर के अंदर भी, ये नागौर के अंदर मेला लगता है, जबकि रामदेवरा के अंदर ये भाद्रपद, ये भी भाद्रपद का है, ठीक है, और ये भी कार्तिक के अंदर ही लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का क्या अर्थ है, ठीक है। क्या सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, या फिर गांव के समीप चक भूमि या संलग्न, या फिर संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, या फिर नहर द्वारा सिंचित भूमि। तो इस प्रश्न का तो आंसर ध्यान रखना, ए ऑप्शन होगा। सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, उसी को हकत बहत कहा जाता है। भाई हकत बहत, सिंचाई एवं कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है उसी को हकत बहत कहा जाता है। और यह प्रश्न अपने आज के प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। कंप्लीट व्याख्या के साथ में हमने पूरे प्रश्न कर लिए हैं, और आगे भी हमारी ये सीरीज जारी रहेगी लगातार। ये सीरीज जब तक 500 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी ये सीरीज जारी रहने वाली है। आप किसी का भी एग्जाम, अगर राजस्थान में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस क्लास को देखिएगा, परीक्षा से पहले भी देखिएगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न घुमा फिरा के उनको तोड़ के मरोड़ के वही प्रश्न वापस बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमने भी इंपॉर्टेंट जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया, और उनके साथ में उनकी व्याख्या। अगर कुछ प्रश्न अगर पीछे छूट भी जाए तो उनकी व्याख्या से हमें ऐसे डिजाइन किया है तो कोई भी व्याख्या में उसके सवाल क्लियर हो जाए, और व्याख्या से ही प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा हो जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आपने अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक ऐसी ही धमाकेदार क्लास के अंदर जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहे।